Hello friends, today we are going to start third chapter of 11th class mathematics, that is trigonometry function. Trigonometry function में हम जनरली स्टडी करेंगे ट्रायंगल्स का और उसके एंगल मेजरमेंट का. ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम 10th और 9th क्लासेस में भी स्टडी कर चुके हैं. आज हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है. ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? दो ग्रीक वर्ड ट्रैगन एंड मैट्रन से मिलकर बना है. ट्रैगन का मीनिंग होता है ट्रायंगल एंड मैट्रन का मीनिंग होता है मेजरमेंट. इस बेसिस पे हम ट्रिग्नोमेट्री को क्या बोल सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स. और ट्रायंगल का क्या मेजरमेंट हम स्टडी करते हैं? एंगल एंड साइड. तो इस बेसिस पे ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन हमने लिखा कि इन मैथमेटिक्स द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर फंक्शंस ऑफ एंगल. ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो हम आगे स्टडी करेंगे, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, वो सभी क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं एंगल्स के. दे रिलेट एंगल ऑफ ट्रायंगल टू द साइड्स ऑफ ट्रायंगल. ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जैसे कि साइन फंक्शन, कॉस, टेन, ये सभी क्या करते हैं? किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स को उसके साइड से रिलेट करते हैं. और जनरली हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं. राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल और उसके साइड्स को रिलेट करते हुए हम क्या करते हैं? अगर हमें एक चीज़ फाइंड पता होती है तब हम दूसरी चीज़ फाइंड करते हैं. अगर हमें एंगल पता होता है तो हम उसका साइड निकाल लेते हैं, और अगर हमें साइड पता होता है तब हम किसी भी ट्रायंगल का एंगल फाइंड कर लेते हैं. तो जनरली ट्रिग्नोमेट्री क्या है? मेजरमेंट ऑफ साइड्स और एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल्स. अब हम लोग यहाँ पे बार बार यूज़ कर रहे हैं वर्ड एंगल, एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल. अब बताइए ये एंगल क्या होता है? सबसे पहले हम समझते हैं एंगल क्या होता है. जैसे कि दो लाइनें हैं, सपोज हम एज्यूम कर रहे हैं ये लाइन ए बी, और एक अनदर लाइन हम लोग लेते हैं जो क्या है? अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि इसी लाइन के ऊपर इसको कोइंसाइड कर रहा है. जैसे कि ये दो लाइनें हम लेते हैं, ये दोनों कैसे हैं? एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, ढक कर रखे हुए हैं. अब हम क्या करते हैं? एक लाइन को स्थिर रखकर दूसरी लाइन को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करते हैं. और कैसा रोटेट करेंगे कि एक साइड को लाइन का फिक्स करके दूसरे साइड को हम रोटेट करते हैं कोई भी डायरेक्शन में. तो जैसे कि अगर हम इस साइड को एंगल का फिक्स कर दें और हम क्या करें? इसको ऐसा रोटेट करें, तो आप देखेंगे कि जो साइड फिक्स है वहाँ पे वो एक इंक्लाइंड, उसका एक झुकाव मिलता है. उसी झुकाव को हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं. सपोज अगर हम एज्यूम करें कि एक दूसरी लाइन है सी, यहाँ पे कौन साइड है? अब हम ए पॉइंट को फिक्स कर दिए, अब हम ए सी लाइन को हल्का हल्का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम रोटेट करते जाएं, तो जब थोड़ा सा हम रोटेट करेंगे तो हमें ए सी यहाँ पे मिलेगा. अगर हम उसको और रोटेट करेंगे तो ए सी हमें यहाँ पे मिलेगा. देन ऐसे ये क्या होते जाएगा? रोटेट होते जाएगा. पहले हमें ये एंगल मिला, फिर ये एंगल मिलेगा, देन अगेन ये एंगल. तो ये हमें दिख रहा है कि हम जैसे जैसे इसका रोटेट करते जाएंगे इसका झुकाव क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है इसका. तो हम क्या बोलेंगे उसको कि अगर हम लाइन को रोटेट करते जाएं तो उसका एंगल हमें क्या मिलता है? बढ़ता हुआ मिलता है. तो बेसिकली मैथ्स में हम क्या बोलते हैं? ये जो दो लाइनों के बीच में झुकाव है उसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं. मतलब एंगल के लिए हमें दो लाइनें चाहिए, और क्या चाहिए? उन दो लाइनों के बीच में एक झुकाव चाहिए. जब ये तीन चीज़ें प्रेजेंट होंगी तब हम बोलेंगे कि एंगल बन रहा है. एंगल का डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं? द मेजर ऑफ एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन. अमाउंट ऑफ रोटेशन कहने का मतलब है कि हम किसी लाइन को क्या करें? रोटेट करें. परफॉर्म फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड. यहाँ पे इनिशियल साइड क्या बता रहा है? स्टार्टिंग कंडीशन जब कैसी थी? दोनों लाइनें कौन साइड थी? एक ही प्लेन में थी और एक दूसरे को ढक कर रखी हुई थी. फ्रॉम द टर्मिनल साइड, इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड. इनिशियल साइड हमने देख लिया कि क्या है? जब दोनों लाइनें एक में हैं. अब टर्मिनल साइड क्या होता है? जब हमने क्या किया? लाइन को रोटेट कर दिया तो जो हमें लास्ट कंडीशन मिला
जहाँ पे वो हमें एक एंगल बनाती हुई मिल रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, किसी भी लाइन का टर्मिनल साइड, टर्मिनेट होना मतलब लास्ट होना। तो जब हम लाइन को झुका के, सपोज हमने लाइन को रोटेट, एसी लाइन को रोटेट करना स्टार्ट किया और हमने यहाँ पे आके रोक दिया, यहाँ पे आके, तो यहाँ पे जो ये झुकाव मिल रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। और इसको हम डिनोट करने के लिए बहुत सारी शाइनें यूज़ करते हैं, कभी थीटा यूज़ करेंगे, कभी अल्फ़ा यूज़ करेंगे, कभी बीटा, कभी पाई। तो ऐसे बहुत सारे नोटेशन हम एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब एंगल को जब हम ऐसा रोटेट करते जाते हैं, जब हम लाइन को रोटेट करते जाते हैं तो हमें एक झुकाव मिलता है जिसको हम बोलते हैं एंगल। अब रोटेशन के डायरेक्शन के बेसिस पे हम एंगल को दो टाइप से डिराइव कर सकते हैं। अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें या हम उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें, इसको देखते हैं। पहले सपोज ये दो लाइनें हम ले रहे हैं, एक है ए बी और इसी में हम कौन साइड लाइन ले रहे हैं, ए सी। अगर हम ए सी लाइन को रोटेट करना स्टार्ट करें ए पॉइंट को फिक्स करके, तो ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में हम जब रोटेट करेंगे तो ये ऐसा रोटेट होगा, देन ऐसे रोटेट होते होते वापस इस लाइन पे आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि जब एसी लाइन हम रोटेट कर रहे हैं तो ये कौन से डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। तो इसका रोटेशन हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो हम इस टाइप के एंगल को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एंगल। और ऐसे ही अगर हमें दो लाइनें दी हुई हैं, सपोज हम सेम एज्यूम करते हैं ए बी और ए सी। अगर हम क्या करें, ए सी को फिक्स कर दें और ए बी को रोटेट करना स्टार्ट करें, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ए बी इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा तो पहले उसका पोजीशन हमें ये मिलेगा। देन ऐसे रोटेट होते होते वो हमें जो टर्मिनल, अपनी जो टर्मिनल कंडीशन चाहिए वो कंडीशन पे हम उसका रोटेशन रोक सकते हैं। तो ये कौन सी डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, इस डायरेक्शन में। कौन सा डायरेक्शन है ये, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल रोटेट होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव एंगल। इससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम एंगल का रोटेशन लें तो हम दो टाइप से उसको डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। किस बेसिस पे, उसके रोटेशन के डायरेक्शन के बेसिस पे। जब वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो हम उसको पॉजिटिव एंगल बोलेंगे और जब वो क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो हम उसको नेगेटिव एंगल बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वाड्रेंट्स क्या होता है। क्वाड्रेंट्स क्या होता है, जैसे हमने एंगल में देखा कि अगर हम दो लाइनों को लें और लाइन का दूसरी लाइन का एक सिरा फिक्स करके अगर हम उसको एक डायरेक्शन में रोटेट करते जाएं तो हमें क्या मिलते जाता है, एक एंगल मिलते जाता है। अगर हम इस लाइन को यहाँ से स्टार्ट करें, अगर यहाँ पे एक और लाइन हम लोग कोन साइड मान के उस लाइन को अगर हम रोटेट करते हुए कहाँ पे लास्ट टर्मिनेट करें, वापस हम इसको ऐसा रोटेट करें और यहीं पे हम इसको लाके क्या करें, टर्मिनेट करें, तो हमें टोटल एंगल कितना मिल जाएगा, 360 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक सर्कल फॉर्म हो रहा है और हमें मालूम है कि सर्कल का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ पे हमें टोटल 360 का एंगल मिल गया। अब अगर इस 360 एंगल को हम 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हर पार्ट को हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री एंगल बोलेंगे। पर हम अब क्या करते हैं, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं अपनी सुविधा के लिए, एंगल मेजरमेंट करने के लिए 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं ऐसा। और हर पार्ट क्या शो करता है, 90 डिग्री का एंगल बताता है। पहला पार्ट ये एंगल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, तो ये पार्ट हमें कौन सा, कहाँ से कहाँ तक एंगल शो करता है, 0 to 90 डिग्री का एंगल शो करता है। वैसे ही इस सेकेंड पार्ट, ये सेकेंड पार्ट हमें क्या बताता है, 90 to 180 डिग्री का एंगल। फिर थर्ड पार्ट हमें बताता है 180 to 270 डिग्री का एंगल। देन अगेन फोर्थ पार्ट बताता है 270 to 360 डिग्री का एंगल। और इस हर पार्ट को हम क्या करते हैं, एक एक नाम दे देते हैं। पहला पार्ट है ये, तो हम इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट।
इसको क्या बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर हमें कोई भी एंगल की वैल्यू दे और हमें उसका क्वाड्रेंट पूछे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो कौन से वैल्यूज के बीच में आता है और उस बेसिस पे हम क्या बताएंगे, उसका क्वाड्रेंट बचाएंगे। सपोज हमें देता है एंगल 135 और हमें बोलेगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तब हम क्या बोलेंगे, हम देख रहे हैं 135 कितने एंगल के बीच में है, लेस देन 180 और ग्रेटर देन 90, मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम इसका क्या क्वाड्रेंट बताएंगे कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। वैसे ही अगर हमें एक और एंगल दे रहा है 290 तो हम क्या बोलेंगे, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, क्योंकि ये 270 से ग्रेटर है तो हम बोलेंगे कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ऐसे हम क्या करते हैं, एंगल का मेजरमेंट करके और उसकी वैल्यू पता करके हम ये बता सकते हैं कि वो कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। आगे जब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़ेंगे, साइन कॉस ये सब, तब हम देखेंगे कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कौन सा क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अभी के लिए हमें सिर्फ ये जानना है कि क्वाड्रेंट 4 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। और एंगल की वैल्यू के बेसिस पे हम ये बताते हैं कि कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल क्वाड्रेंट। अब हम लोग देखते हैं कि एंगल को मेजर करने के कितने टाइप्स के तरीके हैं। हमने अभी क्या देखा, एंगल की वैल्यू के बेसिस पे हम उसका क्वाड्रेंट कैसे बताएंगे कि वो कौन कौन से एंगल के बीच में बिलोंग करता है। अब हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड साइड्स, अब हम लोग देखेंगे कि एंगल का हम मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल मेजरमेंट करने का तरीका। एंगल मेजरमेंट करने के 2-3 तरीके हैं हम लोग के पास। सबसे फर्स्ट तरीका है इसका सेंटाजेसिमल सिस्टम। सेंटाजेसिमल सिस्टम को क्या बोलते हैं, ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। सेंटाजेसिमल सिस्टम क्या होता है, अब हम वो देखते हैं। सेंटाजेसिमल सिस्टम में क्या होता है कि अगर कोई भी एंगल है तो हम क्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अगर हमने, जैसे मैंने क्वाड्रेंट में आपको बताया कि टोटल 360 का एंगल है, अगर हम लोग उसको 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हर पार्ट को हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री एंगल बोलेंगे। पर हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल को अपना बेसिस मान के हम राइट एंगल ट्रायंगल पे ही स्टडी करते हैं। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल हमें पता है 90 डिग्री का होता है, तो हम क्या करते हैं, 90 डिग्री को आधार मान के हम इसी में ही सारे कैलकुलेशंस करते हैं। तो सेंटाजेसिमल सिस्टम को समझने के लिए अगर हम ये समझें कि 90 डिग्री को अगर हम 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हर पार्ट को हम क्या बोलेंगे कि वो कितना है, 1 डिग्री है। ये हो गया एक मेजरमेंट करने का तरीका कि हम कैसे मेजर करेंगे उसका डिग्री बता के। सेंटाजेसिमल सिस्टम में एक और टर्म आता है कि जो टोटल 90 डिग्री का टर्म है उसको अगर हम 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हर पार्ट को हम क्या बोलेंगे कि वो हमें 1 मिनट शो कर रहा है। जैसा कि हम क्लॉक में करते हैं कि अगर हम टोटल 1 आवर है, 1 आवर को अगर हम 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हम क्या बोलते हैं कि वो हर पार्ट को क्या बोलेंगे कि वो मिनट शो कर रहा है और टोटल 60 मिनट्स 1 आवर के इक्वल होता है। वैसे ही हम अगर इसको 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हर पार्ट हमें क्या बताएगा, 1 मिनट शो करेगा। और इस बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं कि 1 डिग्री कितने के इक्वल होता है, 60 मिनट्स के इक्वल होता है। और मिनट्स को शो करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक डैश का साइन यूज़ करते हैं। अगर हम ऐसा एक डैश लगाते हैं किसी भी नंबर के बाद तो हम उसको क्या रीड करेंगे, 60 मिनट्स रीड करेंगे। ओके, ये हो गया सेंटाजेसिमल सिस्टम। सेंटाजेसिमल सिस्टम में अगेन क्या करते हैं कि ये टोटल मिल गया 60 मिनट्स, अगर हम 1 मिनट 60 मिनट्स को अगेन 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हर पार्ट हमें क्या बताएगा, 1 सेकेंड शो करेगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि 1 मिनट किसके इक्वल होता है, 60 सेकेंड्स के इक्वल होता है। मिनट को शो करने के लिए एक डैश का यूज़ करते हैं, वैसे ही सेकंड्स को शो करने के लिए डबल डैश का यूज़ करते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हमें याद रखनी है। तो ये सेक्साडेसिमल सिस्टम में
ये सारी चीज़ें हमें कैलकुलेशंस याद करनी है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ये होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम में एंगल मेजरमेंट करने का। एंगल मेजरमेंट करने का सेकेंड टाइप है सेंटेसिमल सिस्टम। इसको हम और क्या बोलते हैं, फ्रेंच सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि इसको फ्रेंच के वैज्ञानिकों ने बनाया था सबसे पहले। सेंटेसिमल सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि हमने क्या किया था, उसको हमने ब्रिटिश सिस्टम में क्या किया था, 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और हर पार्ट को क्या बोला था, 1 मिनट। हम इसमें क्या करते हैं, सेंटेसिमल सिस्टम में 1 डिग्री को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर पार्ट को हम क्या बोलते हैं कि वो किसके इक्वल है, 1 ग्रेड के इक्वल है। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एक वर्ड ग्रेड, और इसको डिनोट करने के लिए हम स्मॉल जी का साइन यूज करेंगे। तो सेंटेसिमल सिस्टम में क्या होता है, 1 डिग्री इक्वल होता है 100 ग्रेड के, ये आप याद रखिएगा। अब अगेन क्या करते हैं, हम इसको जो 1 यहाँ पे हमें मिल रहा है 1 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स। अब हम क्या करते हैं, 1 ग्रेड लेते हैं और 1 ग्रेड को अगेन 100 पार्ट में डिवाइड करते हैं और हर पार्ट को हम क्या बोलेंगे, 1 मिनट्स, जैसा कि हमने सेक्साडेसिमल सिस्टम में किया। हम क्या करेंगे, 1 ग्रेड लेते हैं नंबर और उसको अगेन 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए और हर पार्ट को हम क्या बोलेंगे, 1 मिनट। तो ये टोटल 1 ग्रेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 मिनट्स। ठीक है, अब अगेन क्या करेंगे, हम 1 मिनट लेंगे और उसको 100 पार्ट्स में फिर से डिवाइड करेंगे तो हमें हर पार्ट क्या शो करेगा, 1 सेकेंड शो करेगा। तो टोटल 1 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 सेकेंड्स हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ब्रिटिश सिस्टम का ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि हम एंगल मेजरमेंट जनरली डिग्री में करते हैं, मिनट में करते हैं और सेकंड में करते हैं। हम ग्रेड में एंगल मेजरमेंट बहुत कम करते हैं। ठीक है, इसका एक अगेन थर्ड मेथड है एंगल मेजरमेंट करने का और वो है रेडियन सिस्टम, या उसी को हम और क्या बोलते हैं, सर्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट है रेडियन सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। ये एंगल मेजरमेंट करने का थर्ड मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, एक सर्कल एज्यूम करते हैं। अब ये क्या होता है, सर्कल का सेंटर, और ये क्या होता है, उसका रेडियस। अगर हम यहाँ पे रेडियस को स्मॉल r लें, अब हम क्या करें, यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं और ये क्या है, सर्कल का पेरीमीटर कहलाता है ये पूरा। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करके यहीं पे लास्ट करें तो सर्कल के पेरीमीटर में हम ऐसा चलें कि हमें यहाँ पे जितना वैल्यू r का है उतना ही वैल्यू मिले और हम वहाँ पे जाके स्टॉप हो जाए। सपोज हम यहाँ से ऐसे चलना स्टार्ट करें और यहाँ पे जाके हमें मिल रही है वैल्यू, ये वाला जो है वो हमें क्या मिल रहा है, r। हम इसको डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते क्योंकि ये सर्कुलर फॉर्म में है, तो हम क्या करते हैं, इसके ऐसे स्मॉल पार्ट्स करके इसको मेजर करते हैं और स्मॉल पार्ट्स करते हुए मेजर करते हुए जब जाते हैं तो यहाँ पे हमें मिलती है वैल्यू r। तो जब हम इस पॉइंट को यहाँ से मिला दें तो हमें मालूम है कि अगर कोई 2 पॉइंट्स कहीं पे लास्ट होते हैं और वो अगर एक किनारे से जुड़े होते हैं तो, और 2 लाइनें, हमें पता है कि अगर 2 लाइनें एक किनारे से जुड़ी हुई हैं तो वो वहाँ पे क्या बनाती है, एक एंगल बनाती है। मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा। सपोज हमने इस एंगल का नाम दे दिया थी। तो इस एंगल को जब हम मेजर करेंगे तो इस एंगल को मेजर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, r/r। सॉरी, ये स्मॉल r है, तो यहाँ से हमें एंगल क्या मिल जाएगा, r/r। वो एंगल हम क्या बोलेंगे कि अगर इसका यहाँ से हम इसको क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। ये जो हमें मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्क। तो आर्क और रेडियस अगर इक्वल हो तो हम क्या बोलेंगे कि ये वाला एंगल जो बनेगा, आर्क के दोनों पॉइंट्स से होकर जो लाइन जा रही है, दोनों लास्ट एंडिंग पॉइंट कहाँ पे है, सेंटर पे। तो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो हम क्या बोलेंगे, कितने का एंगल बनेगा, 1 रेडियन का एंगल बनेगा। पर इसके लिए कंडीशन क्या है कि आर्क और रेडियस हमें क्या लेनी है, इक्वल लेनी है। तो ये हो गया कि आर्क और रेडियस जब इक्वल हो तब हम एंगल कैसे मेजर करेंगे,
डायरेक्ट हम क्या लेंगे, उसको 1 रेडियन मिल लेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आर्क और रेडियस इक्वल ना हो, तो जब आर्क और रेडियस इक्वल ना हो तब हम एंगल मेजरमेंट कैसे करेंगे, ये सोचते हुए मैथमेटिशियन ने क्या किया, इसका एक फॉर्मूला डिराइव किया। वो फॉर्मूला क्या था, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब यहाँ पे ये थीटा किस में है, थीटा इन रेडियन। जब हम मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा, ये रेडियन में वैल्यू देगा। तो थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला यूज़ करके हम अगर हमारे रेडियस और आर्क इक्वल भी ना हो तब हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं एंगल। जब हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें और सपोज हम यहाँ पे लास्ट करें, तो यहाँ पे जो भी आर्क की वैल्यू होगी, आर्क की वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें यहाँ से रेडियस एंगल मिल जाएगा। वैसे ही अगर हम यहाँ से चल के पूरा यहाँ पे लास्ट करते हैं तो हमें पता है कि ये टोटल पेरीमीटर कवर कर रहा है, और पेरीमीटर क्या होता है इसकी 2 पाई आर, और रेडियस क्या है आर, मतलब यहाँ से हमें एंगल क्या मिल गया, 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन कहने का मतलब है कि अगर हम इसको डिग्री में मेजर करें तो ये एंगल हमें कितना मिल जाएगा, 360 डिग्री। और हमें मालूम भी है कि एक सर्कल का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो इस बेसिस पे मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस फॉर्मूला यूज करके हम कोई भी सेंटर पे बनने वाले कोई भी कोण को ज्ञात कर सकते हैं। ये हो गया एंगल मेजरमेंट करने का थर्ड मेथड, दैट इज रेडियन मेथड या सर्कुलर मेथड। अब हम लोग देखते हैं कि रेडियन का रियल नंबर के साथ कुछ रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सर्कल लेते हैं जो हमें क्या बताएगा कि ये रेडियन में हम क्या कर रहे हैं, एंगल मेजरमेंट कर रहे हैं। सपोज इसका हम यहाँ से रेडियस लेते हैं, दिस रेडियस इज ए बी। हमें क्या करना है, रेडियन और रियल नंबर के बीच में रिलेशन ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये जो सर्कल है वो नंबर लाइन से होकर गुजर रहा है, उसके एक पॉइंट को छूते हुए गुजर रहा है, और वो पॉइंट हम लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, नंबर लाइन का 0 है। तो नंबर लाइन का अगर यहाँ पे 0 है तो इस साइड पे हम क्या लेंगे, नंबर लाइन के पॉजिटिव नंबर, क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं, और हम इस साइड पे क्या लेंगे, उसके नेगेटिव नंबर्स। अब हमें क्या करना है, इसका रिलेशन बताना है। तो यहाँ पे इसका 0 है, अगर हम क्या करें, इस नंबर लाइन को एज नंबर लाइन ना मान के एज्यूम करें कि ये एक रोप है, और हम क्या कर रहे हैं, उस रोप को, इसको हम एक व्हील मान लें, इस सर्कल को एक व्हील मान रहे और इसको नंबर लाइन को हम एक रोप एज्यूम करें। हम क्या करें, इसको इसके ऊपर रोल करना चाह रहे हैं, हम क्या लेंगे, इस डायरेक्शन में इसको ऐसे डायरेक्ट रोप कर देंगे। तो ये क्या होगा, मुड़ के ये सारे नंबर्स जो इस नंबर लाइन में प्रेजेंट है वो हमें क्या मिल जाएंगे, इस सर्कल पे मिल जाएंगे। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 ऐसे। तो अगर हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं, तो हम इस बेसिस पे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर नंबर लाइन है उसको हम ऐसा रोप एज्यूम करें तो नंबर लाइन के सारे नंबर्स हमें सर्कल पे मिल रहे हैं, मतलब नंबर लाइन के नंबर सर्कल पे प्रेजेंट होते हैं। यही रिलेशन है नंबर लाइन और रियल नंबर का, यही रिलेशन है रियल नंबर और रेडियन का, कि अगर रेडियन में कोई सर्कल हमें है और उसका हमें एंगल फाइंड करना है, तो नंबर लाइन अगर हम लेंगे रियल नंबर्स के तो उसके नंबर्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, एक सर्कल के पेरीमीटर पे प्रेजेंट होंगे। वैसे ही अगर हम नेगेटिव साइड को ऐसा रोप करें तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम इसको रोटेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये सारे नंबर्स इसकी पेरीमीटर पे मिलेंगे। मतलब रेडियन और रियल नंबर्स कैसे होते हैं, इक्वल नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसके आगे एक चीज़ और है जो हमें स्टडी करनी है कि अगर हमें कोई एंगल डिग्री में दिया हुआ हो तो हम उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और अगर कोई एंगल रेडियन में दिया हुआ हो तो हम उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए एक सिंपल मैं फॉर्मूला आपको बताती हूँ, उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। वो रिलेशन लिख लीजिएगा, d/180 इज इक्वल टू थीटा अपॉन पाई। ये है, ये शो कर रहा है डिग्री, एंगल इन डिग्री, और ये थीटा बता रहा है एंगल इन रेडियन। अगर हमें कोई भी एंगल दिया हुआ है डिग्री में तो हम उसकी वैल्यू डी के प्लेस पे पुट करेंगे और थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। थीटा हमें क्या बताएगा, एंगल इन रेडियन।
वैसे ही अगर हमें पहले से एंगल दिया हुआ हो रेडियन में और हमें वो फाइंड करना हो किसमें, डिग्री में, तब हम क्या करेंगे, उसको थीटा की जगह पे पुट करेंगे और डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक थर्ड भी होता है यहाँ पे g/200। जी क्या बता रहा है, एंगल इन ग्रेड। तो अगर हमें डिग्री में दिया हुआ हो एंगल और हमें ग्रेड पे फाइंड करना है, तब हम क्या करेंगे, डी और जी का रिलेशन यूज करेंगे। और अगर रेडियन में दिया हो और ग्रेड में फाइंड करना हो तो हम थीटा और जी का रिलेशन यूज करेंगे। तो जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, जो एंगल हमें फाइंड करना होगा, उस बेसिस पे हम क्या करेंगे, वो रिलेशन को यूज करेंगे और एंगल की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर हमें दिया हुआ है π/3 रेडियन, इसको हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो सिंपल जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया वो हम यूज करेंगे। कैसे, d/180 इज इक्वल टू थीटा अपॉन पाई। अब हमें क्या दिया हुआ है, रेडियन में वैल्यू दी हुई है, हम क्या करेंगे, उसको थीटा की प्लेस पे पुट कर देंगे। d/180 इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, π/3 अपॉन पाई। पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। d/180 इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 1/3। यहाँ से d की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 180/3 दैट इज 60 डिग्री। मतलब हमें π/3 रेडियन किसके इक्वल होता है, 60 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें ये 60 डिग्री दिया होता क्वेश्चन में और हमें उसका रेडियन मेजर निकालने के लिए कब बोलता, तो हम क्या करते हैं, d की जगह पे 60 वैल्यू पुट कर देते हैं। d अपॉन 180 इज इक्वल टू थीटा अपॉन पाई। और यहाँ से हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम इसको कैंसिल कर देंगे, तो ये हमें मिल गया 1/3। अब यहाँ से हमें मिल गया 1/3 इज इक्वल टू थीटा अपॉन पाई। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो थीटा की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, π/3। π/3 की हम वैल्यू हमें किस में मिल गई, रेडियन में। तो ऐसे हम कन्वर्ट करते हैं रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में। ये सिंपल है। इसके आगे कुछ हमें कॉम्प्लिकेटेड टाइप्स के देंगे, वो कैसे देंगे आगे देखते हैं। 45 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड्स, तब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमें डिग्री में दिया हुआ है। हमें रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, सेकेंड और मिनट, इसको भी हमें पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर जब हमें तीनों वैल्यूज डिग्री में मिल जाएंगी, तब हम क्या करेंगे, उसको रेडियन में चेंज करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमें 20 मिनट दिया हुआ है, इसको हम डिग्री में चेंज करेंगे। तो 20 मिनट हमें पता है कि 60 मिनट किसके इक्वल होता है, 1 डिग्री के। ठीक है, तो 20 मिनट कितना हो जाएगा, 20/60 डिग्री के इक्वल, क्योंकि 60 मिनट होता है 1 डिग्री के इक्वल, तो 20 मिनट क्या हो जाएगा, 20/60 डिग्री दैट इज 1/3 डिग्री। मतलब जो हमें 20 मिनट दिया हुआ था वो किसके इक्वल है, 1/3 डिग्री के। ऐसे ही अब हम क्या करते हैं, 10 सेकेंड्स को कन्वर्ट करते हैं। 10 सेकेंड्स के लिए देखिए, सबसे पहले हम इसको डायरेक्ट डिग्री में कन्वर्ट नहीं कर सकते, हम पहले क्या करेंगे, 10 सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो 10 सेकेंड्स हमें पता है 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट। तो हम यहाँ से 10 सेकेंड को जब कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 10/60। ये किस में मिल गया, हमें मिनट में मिल गया। अब हमें क्या करना है, इस 10/60 मिनट को रेडियन डिग्री में चेंज करना है। तो वो क्या हो जाएगा, 10/60, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, एक और 60। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 1/360। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें मिल गया 45 डिग्री, 1/3 डिग्री और 1/360 डिग्री। इन सभी को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो टोटल हमें क्या मिल जाएगा, 45 प्लस 1/3 प्लस 1/360। ये सारी वैल्यूज हमें किस में मिल गई, डिग्री में। अब टोटल हम लोग जब डी निकाल रहे हैं तो हम लोग इसको ऐड करते हैं। तो जब हम लोग इसको ऐड करेंगे, इसका एलसीएम हमें मिल गया 360। फिर जब हम 360 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 16,200। यहाँ पे मिल जाएगा 120 और यहाँ पे 1। जब हम इसको ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा,
16,321 अपॉन 360, ये किस में मिल गया? डिग्री में। अब हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है रेडियन में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं, d/180 इज इक्वल टू थीटा अपॉन पाई। d की जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं 16,321 अपॉन 180 और यहाँ का 360 इज इक्वल टू थीटा अपॉन पाई। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें डायरेक्ट क्या मिल जाएगी, थीटा की वैल्यू, दैट इज रेडियन में। जब हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा रेडियन में इसकी वैल्यू। अगर हम कभी चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, पाई की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, 16,321 अपॉन 180 इंटू 360 थीटा अपॉन पाई की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, 22/7 यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0.73 रेडियन। तो हमें सिंपल क्वेश्चन नहीं देगा, हमें क्या देगा, रेडियन, डिग्री, मिनट, सेकंड, इन सभी का मिक्सचर देगा। तो जब ऐसा देगा हमें, तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप, सबसे पहले मिनट और सेकंड में जो भी टर्म्स दिए होंगे उसको हम चेंज करेंगे डिग्री में, और जब वो डिग्री में हमें मिल जाएंगे तो सारे डिग्री में टोटल डिग्री हम ऐड कर लेंगे। उसके बाद जो हमें मिलेगा टोटल क्वांटिटी, उसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे रेडियन में। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स के कुछ और क्वेश्चन। और क्वेश्चन देखते हैं, हमें दिया हुआ है इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर, एक सर्कल दिया हुआ है और इसके डायमीटर की वैल्यू क्या दी हुई है, 50 सेंटीमीटर। मतलब इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इज d/2, डायमीटर अपॉन 2। तो इसका रेडियस हमें OA क्या मिल जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 25 सेंटीमीटर। इसमें अगर हम एक कॉर्ड लेते हैं तो इसकी वैल्यू हमें क्या दी हुई है, AB की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ये कॉर्ड जो यहाँ पे आर्क बना रहा है AB, इसकी क्या करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो आर्क की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम स्टार्टिंग देखते हैं कि हम ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। हमें क्या निकालना है कि हमें ये आर्क फाइंड करनी है। आर्क निकालने के लिए हमें ये पता है कि थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। हमें रेडियस की वैल्यू मालूम है पर हमें आर्क भी नहीं पता और ये एंगल भी नहीं पता। तो उसके लिए हमें आर्क फाइंड करना है, मतलब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एंगल। अब ये एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ से देखिए ये वाला रेडियस हमें कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। OB भी क्या है, रेडियस है, मतलब इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर। कॉर्ड AB हमें क्या दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। तो ये जो ट्रायंगल बना है OAB, इसके तीनों साइड्स हमें क्या मिल रहे हैं, 25 सेंटीमीटर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल OAB कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि हमें पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल्स, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना होता है, 60 डिग्री के इक्वल होता है। तो अब हमें ये एंगल की वैल्यू मालूम हो गई, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आर्क की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एंगल की वैल्यू हमें पता चल गई 60 डिग्री, आर्क की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और रेडियस हमें पता है कितना, 25। पर यहाँ पे देखिए आर्क किसमें होता है और ये सर्कुलर सिस्टम हमें दिख रहा है। तो सर्कुलर सिस्टम में क्या हम 60 डिग्री वैल्यू पुट कर सकते हैं, हम इसको डायरेक्ट 60 डिग्री नहीं रख सकते, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा रेडियन सिस्टम में। रेडियन सिस्टम में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, d/180 इज इक्वल टू थीटा अपॉन पाई वाला फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ से इस 60 डिग्री को हम क्या करेंगे, रेडियन में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी π/3। अब इस रेडियन में जो हमें वैल्यू मिलेगा वो वाला वैल्यू हम क्या करेंगे, एंगल की जगह पे पुट करेंगे। यहाँ से हमें आर्क की वैल्यू मिल जाएगी, आर्क की क्या वैल्यू मिल जाएगी, 25 π/3। अब ये हमें कौन सी वैल्यू दे रही है, आर्क में आर्क की वैल्यू दैट इज 25 π/3।
तो ये समझ में आया कैसे करेंगे हम लोग। एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसमें हमें क्या दिया हुआ है, इफ द आर्क ऑफ अ सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स, 2 सर्कल दिया हुआ है हमें और दोनों में क्या दिया हुआ है, आर्क दोनों का सेम है। अगर इसका इतना लेंथ है आर्क का तो ये भी सेम लेंथ का है, अगर ये L है तो ये भी क्या होगा L। सबटेंड एन एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री, ये कितने का एंगल बना रहा है, 65 डिग्री का, और ये वाला कितने का एंगल बना रहा है, 110 डिग्री का। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, हमें क्या करना है, इन दोनों के रेडियस का रेशियो निकालना है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है POA या इस सर्कल का रेडियस है और PQ इस सर्कल का रेडियस है, और हमें क्या दिया हुआ है, इनका आर्क इक्वल दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहला स्टेप हम इन दोनों एंगल्स को क्या करते हैं, रेडियन में फाइंड कर लेते हैं। तो D/180 वाले फॉर्मूला से 65 डिग्री हमें क्या मिल जाएगा, 65/180 इज इक्वल टू θ/π। तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा 65π/180। वैसे ही जब हम इस एंगल को चेंज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 110π/180। ये दोनों एंगल्स हमें मिल गए रेडियन में। अब हम क्या करते हैं, थीटा इज इक्वल टू L/R, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस का फॉर्मूला लगाते हैं। तो जब हम फर्स्ट सर्कल के लिए लेंगे तो हम एज्यूम कर लेते हैं इसका वैल्यू R1 है और इसकी वैल्यू क्या है, R2 है। तो फर्स्ट एंगल का एंगल कितना है, 65π/180, और हमने आर्क क्या एज्यूम किया है, L, और रेडियस क्या लिया हुआ है, R1। हमें R1 का रेशियो निकालना है, तो यहाँ से R1 हमें क्या मिल जाएगा, 180L/65π। ऐसे ही हम क्या करते हैं, सेकेंड रेडियस के लिए, सेकेंड सर्कल के लिए करते हैं। सेकेंड सर्कल में हमें क्या मिल जाएगा, R2 क्या मिल जाएगा, 180L वो भी मिलेगा, और उसका एंगल हमें क्या मिला है, 110π। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन लेते हैं। इसके बाद हमें क्या निकालना है, दोनों का रेशियो। तो हम क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, R1/R2, और RHS में हमें क्या मिल जाएगा, 180L/65π अपॉन 180L/110π। यहाँ से 180L कैंसिल हो जाएगा और पाई भी कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा, 110/65। हम इसको 5 से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 22/13। R1 रेशियो R2 हमें क्या मिल जाएगा, 22/13। ओके, ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। लेट अस सी द अनदर क्वेश्चन। द क्वेश्चन गिवन इज फाइंड द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड इन सर्कुलर मेजर ऑफ 4:30। हमें क्या करना है, हमें मेजरमेंट दिया हुआ है 4:30। जब क्लॉक में इतना टाइम होता है तब आवर हैंड और मिनट हैंड, घड़ी की सुइयों में मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितना एंगल बनता है ये फाइंड करना है। सबसे पहले हम एक क्लॉक बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, दिस इज 12, 6, 3, दिस इज 4। हमें क्या दिया हुआ है, 4:30। 4:30 में हमें पता है कि जो मिनट की सुई रहती है वो कहाँ पे होती है, 6 पे, और जो आवर की सुई होती है वो जब 4 o'clock होता है तब 4 पे रहती है। मतलब जब 4.5 होगा तब वो कहाँ पे होगी, यहाँ पे। मतलब कौन से कंडीशन पे होगी, 4.5 उनके बीच में। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये वाला जो एंगल बनता है, ये वाले एंगल को मेजर करना है, ये वाला हमें फाइंड करना है। ये हम कैसे फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि जब 4 o'clock होता है तब टोटल एंगल कितना बनता है। तो यहाँ से देखिए 12 आवर्स में टोटल एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री का। मतलब दिस इज 1 आवर। अगर हम घंटे में देखें तो यहाँ से यहाँ जब सुई मूव करती है तो हम क्या बोलते हैं, 1 आवर हो गया। वैसे ही जब ये 12 सुई पूरा मूव कर लेती है
तो यहाँ से 12 आवर कितना एंगल बनाता है टोटल 360 डिग्री। तो हम क्या ले सकते हैं 1 आवर कितना एंगल बनाएगा 360 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज 30 डिग्री। मतलब जब एक एंगल 1 आवर होता है ऐसा, तो ये एंगल हमें कितना मिलता है 30 डिग्री का एंगल मिलता है। पर हमें यहाँ पे कितने बजे का चाहिए 1 2 3 एंड 4 आवर्स एंड हाफ, मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा 9/2। हमें कितने आवर्स का चाहिए 9/2 आवर्स का। तो 9/2 आवर्स में टोटल कितने बनेंगे 9/2 इंटू 30 दैट इज 135 डिग्री। मतलब हमने ये 135 हमें ये वाला एंगल नहीं मिला है। 135 कौन से एंगल को शो कर रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला एंगल जो बना है ये क्या बता रहा है हमें 135 डिग्री, क्योंकि ये किस में बना है हमारे आवर हैंड में। जो घंटे की सुई होती है वो 12 से लेके 4 तक जब वो मूव करेगी तो टोटल एंगल कितना बन रहा है 135। अब हमें क्या निकालना है कि ये मिनट की सुई जब मूव करेगी तब कितना होगा। तो इसके लिए देखिए हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक जब वो मूव करती है तो कितना होता है 5 मिनट। ये टोटल कितना होता है 60 मिनट। मतलब 60 मिनट में वो कितने का एंगल बनाती है 360 डिग्री का। यहाँ पे देखिए दोनों अलग है, यहाँ पे 12 आवर में वो 360 का एंगल बना रहा था, पर हमें पता है कि जब वो यहाँ से यहाँ मूव करेगी तो एंगल कितने का बनेगा 5 मिनट ये मूव करेगी। तो हर में 5 जब मूव करेगी तो टोटल यहाँ से स्टार्ट करके 12 पे ही जब लास्ट करती है तो टोटल कितने मिनट वो मूव करती है 60 मिनट। अब 60 मिनट में टोटल एंगल कितना बना रही है 360 डिग्री का। मतलब वो 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी 360 डिवाइडेड बाई 60 दैट इज 6 डिग्री। ये हमने अभी क्या निकाला कि जब ऐसा सपोज है तो वो जब 1 मिनट ऐसा मूव करेगी तो ये एंगल कितना मिलेगा हमें 6 डिग्री का। पर यहाँ पे हमें कितना चाहिए हाफ पास्ट, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक में कितना मिनट होता है 30 मिनट। तो 30 मिनट्स में वो कितना एंगल बनाएगी तो 30 इंटू 6 मतलब ये कितना हो जाएगा 180। ये 180 डिग्री हमें क्या मिला कि यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे मिनट की सुई कितना एंगल बना रही है। पर हमें क्या फाइंड करना है आवर और मिनट के बीच। तो ये हम कैसे निकालेंगे, अगर हम ये इस वैल्यू से ये वाला एंगल माइनस कर दें, कौन सा वाला जो हमें 180 मिला है उससे हम 135 जो हमें एंगल मिला है वो माइनस कर दें, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा ये वाला एंगल जो आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में बन रहा है, और वो एंगल कितना है 45 डिग्री का। मतलब जो हमारा क्वेश्चन था कि फाइंड द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड इन सर्कुलर सिस्टम ऑफ 4:30। 4:30 जब होता है तो 4:30 o'clock दैट इज 4:30 पे कितना एंगल बनता है आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में 45 डिग्री का। ओके, एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन हमें गिवन है अ व्हील ऑफ रेलवे कैरिज इज 40 सेंटीमीटर। व्हील एक रेलवे कैरिज है, उसका जो व्हील है वो कितना सेंटीमीटर है, उसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर। हमें क्या बोल रहा है 40 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड मेक्स 6 रिवॉल्यूशन इन अ सेकेंड। और 1 सेकेंड में वो व्हील कितने रिवॉल्यूशंस लेता है 6 रिवॉल्यूशंस लेता है। हाउ फास्ट इज द ट्रेन गोइंग, ट्रेन कितना फास्ट मूव कर रहा है हमें ये फाइंड करना है। ट्रेन का एक व्हील दिया हुआ है जिसका डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं इसका रेडियस फाइंड करते हैं। तो रेडियस हमें क्या मिल जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 20 सेंटीमीटर। अब वो व्हील मूव कर रहा है, मतलब उसका टोटल पेरीमीटर है वो क्या हो रहा है जमीन पर रोल हो रहा है। तो हम क्या करते हैं उसकी पेरीमीटर फाइंड करते हैं। तो जब हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि वो जब 1 रिवॉल्यूशंस लेगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। r की वैल्यू हमें पता है 20, तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 20 दैट इज 40 पाई सेंटीमीटर। यहाँ से हमें ये मिल गया कि
कि अगर 1 रिवॉल्यूशन लेता है व्हील तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है 40 पाई सेंटीमीटर। तो यहाँ पे टोटल रिवॉल्यूशन हमें दिया हुआ है 6। तो जब वो 6 रिवॉल्यूशंस लेगा तो यहाँ पे हम लेते हैं डिस्टेंस कवर इन 1 revolutions is 40 pi centimeter. Therefore, distance in 6 revolutions क्या हो जाएगा 6 into 40 पाई सेंटीमीटर, दैट इज 240 पाई सेंटीमीटर। तो टोटल जब वो 6 रिवॉल्यूशंस लेता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है 240 पाई सेंटीमीटर। पर हमें ये फाइंड नहीं करना, हमें क्या फाइंड करना है कि ट्रेन कितना फास्ट मूव कर रहा है, मतलब हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी है। हमें पता है कि स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें डिस्टेंस यहाँ से मिला है 240 पाई और टाइम हमें पता है कितना 1 सेकेंड। तो टोटल स्पीड कितना हो जाएगा ट्रेन का 240 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हो गया ट्रेन का स्पीड, ट्रेन कितने फास्ट चल रही है 240 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जब हमें ऐसा क्वेश्चन दिए होंगे तो हम क्या करेंगे, ट्रेन की पेरीमीटर हम क्या करेंगे, व्हील की पेरीमीटर फाइंड करेंगे और उसके बाद उसका जितना भी रिवॉल्यूशंस होगा उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, उसकी स्पीड फाइंड कर लेंगे। तो ये हो गया एक क्वेश्चन ट्रेन पे बेस्ड। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें क्या दिया हुआ है, द एंगल्स इन अ ट्रायंगल आर इन AP। ट्रायंगल एक है, हम एज्यूम करते हैं ये ट्रायंगल है, तो उसके एंगल्स किस में दिए हुए हैं, AP में दिए हुए हैं। AP मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो हमने 10th क्लास में स्टडी किया हुआ है। एंड द रेशियो ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्री टू द ग्रेटेस्ट एंगल इन रेडियन इज 36:पाई। अगर कोई भी ट्रायंगल है उसके स्मॉलेस्ट एंगल को हम मेजर करें डिग्री में और लार्जेस्ट एंगल को मेजर करें रेडियन में और उनका रेशियो निकाले तो रेशियो क्या मिलेगा 36:पाई। फाइंड द एंगल ऑफ ट्रायंगल इन डिग्री। हमें एक ट्रायंगल के एंगल्स फाइंड करने हैं डिग्री में। तो हम एज्यूम करते हैं कि ट्रायंगल का एक एंगल कितना है थीटा। तो अगर ट्रायंगल का ये एंगल थीटा है तो हमें क्या करना है, 3 एंगल्स लेने हैं और हमें एक एंगल ग्रेटर मिलेगा एक लेस मिलेगा। तो हम क्या कर मानते हैं कि ये हमें मिल रहा है मिडिल का एंगल। तो इससे ज़्यादा एंगल क्या हो जाएगा थीटा प्लस डी और इससे स्मॉल क्या हो जाएगा थीटा माइनस डी। हमने एक कांस्टेंट यूज़ किया डी। डी मैं क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेते हैं तो हम फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म उन दोनों के बीच में क्या निकालते हैं, उनका डिफरेंस निकालते हैं, जिसको हिंदी में हम और क्या बोलते हैं सार्वंतर बोलते हैं। तो वो डिफरेंस होता है डी। तो वही को उसी को लेके मैं क्या बोल रही हूँ कि यहाँ पे एक एंगल थीटा है, दूसरा एंगल थीटा माइनस पाई, थीटा माइनस डी और तीसरा क्या है थीटा प्लस डी। तो यहाँ से 3 एंगल्स हो गए थीटा माइनस डी, थीटा एंड थीटा प्लस डी। और ये एंगल कैसे ली हूँ मैं डिग्री में। अब कोई भी 3 एंगल डिग्री में होते हैं तो मुझे पता है कि तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। मतलब थीटा माइनस डी प्लस थीटा प्लस डी, ये कितने मिलेगा हमें 180 डिग्री। तो यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी थीटा की, क्योंकि डी यहाँ पे माइनस में है, डी प्लस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से थीटा की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई 60 डिग्री। अब मुझे फाइंड करना है थीटा माइनस डी और थीटा प्लस डी। तो उसके लिए क्या फाइंड करना है डी की वैल्यू, पर डी की वैल्यू मुझे नहीं पता। तो मुझे ये पता है कि एक एंगल कितना मिल गया 60 माइनस डी और एक कितना मिल गया 60 प्लस डी। ये एंगल क्या है स्मॉलेस्ट एंगल है और ये क्या है ग्रेटेस्ट एंगल है। अब मुझे क्या निकालना है स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्री। स्मॉलेस्ट एंगल को मुझे लेना है डिग्री में ही।
और लार्जेस्ट एंगल इन रेडियन, और ये जो लार्जेस्ट एंगल है उसको मुझे किस में लेना है, रेडियन में, और अभी ये किस में है, डिग्री में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या लेते हैं, d/180 वाला फॉर्मूला इज इक्वल टू थीटा अपॉन पाई। ये एंगल डिग्री में है तो मैं d की जगह पे इसकी वैल्यू डाल देती हूँ। ये क्या मिल जाएगा, 60 + d/180 इज इक्वल टू थीटा बाई पाई। मतलब रेडियन में एंगल में क्या मिल जाएगा, 60 + d इंटू पाई अपॉन 180। ये क्या मिल गया मुझे, एंगल इन रेडियन। अब मैं क्या लेती हूँ, इनका रेशियो ले लेती हूँ। तो रेशियो क्या लेना है हमें, स्मॉलेस्ट एंगल डिग्री में और ग्रेटेस्ट एंगल रेडियन में, ये, और इसका रेशियो कितना मिला है, 36/पाई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, d की, और d की वैल्यू मिलेगी फिर हमें तीनों एंगल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ से पाई पाई दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे। 60 - d/60 + d इज इक्वल टू 36/180। इसको हम कैंसिल कर देंगे, 2 5 = 10। ये मिल गया 60 - d/60 + d इज इक्वल टू 1/5। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ से मिल जाएगा 300 - 5d इज इक्वल टू 60 + d। हम क्या करते हैं, 5d को उससे ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ से मिल जाएगा 240 इज इक्वल टू 60। मतलब d की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 240/6। तो d मिल गया हमें 40 डिग्री। जब d 40 डिग्री मिल गया तो यहाँ से 60 - d क्या हो जाएगा, 60 - 40, मतलब क्या मिल जाएगा, ये 20 डिग्री। और 60 + 40 करेंगे तो एंगल क्या मिल जाएगा, 100 डिग्री। और एक एंगल हमने फाइंड किया है 60 डिग्री। मतलब तीनों एंगल्स ट्रायंगल के कितने हो गए, 20 डिग्री, 100 डिग्री और 60 डिग्री।